हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ जो है फिजिक्स क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और ये फिजिक्स का पूरे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। लेकिन इस लॉ को पढ़ने से पहले हम कुछ और टॉपिक्स को समझ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मान लीजिए कि ये दो एटम हैं, यहाँ पे चार्ज को ट्रांसफर करना है, मतलब इस एटम से इसको ट्रांसफर करना है या फिर इस एटम से इसको ट्रांसफर करना है चार्ज को। तो चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा? चार्ज ट्रांसफर एक्चुअली में जो होता है वो चार्ज नहीं ट्रांसफर होता है, वो क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इस एटम से इस एटम को या फिर इस एटम से इस एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज भी ट्रांसफर हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है, इसको भी हम ब्रीफली समझ लेते हैं। यह है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होता है, मतलब ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता। और प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि अर्थ जो है सन को रिवॉल्व करता है, बिल्कुल वैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिवली होता है, ये निगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, वो कितना होता है भी बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्जेज हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स थोड़ा वीक होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स जो कि प्रोटॉन पे लग रहा है। जो प्रोटॉन पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है उससे। इसलिए प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, ज़्यादा ज़्यादा फोर्स से वो बाउंडेड है न्यूक्लियस से। और इलेक्ट्रॉन जो है कम फोर्स से न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, इसलिए वो इजिली जो है बाहर हो जाता है एटम से। इस एटम से बाहर हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम पे जाता है तो उसके साथ साथ चार्ज भी चला जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई से। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इसका एक का चार्ज होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऐसे ही हम तीन इलेक्ट्रॉन का, चार इलेक्ट्रॉन का, पांच इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो उसके साथ कितना चार्ज आएगा? क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन कितना होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें मालूम चल गया। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है, अगर दो एटम्स के बीच में चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो वहाँ पे मिनिमम जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज तो ट्रांसफर होगा ही होगा। अब मान लेते हैं कि इस एटम को जो है कितना चार्ज चाहिए? इस एटम को चार्ज चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको इतना चार्ज चाहिए, तो ये क्या इतना चार्ज दे पाएगा? अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो तीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, वो इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ के नहीं भेज सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इनको फर्दर डिवाइड, और ज़्यादा डिवाइड इनको नहीं किया जा सकता। जब इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका चार्ज भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 1.6 एक बार में जाएगा, तो दो बार में कितना जाएगा? 3.2। लेकिन 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि चार्ज को हम डिवाइड नहीं कर सकते,
चार्ज जो है इसी नंबर में जाएगा, 1.6, 3.2, 4.8 ई के मल्टीपल्स में ही जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज को हम डिवाइड करके हम नहीं भेज सकते, चार्ज डिवाइड नहीं हो सकता है, वह जो है E2, E3, E4 ही इसी के फॉर्म में वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगला है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बिल्कुल जैसे कि एनर्जी और मास का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी भी पूरा कांस्टेंट रहता है, मास भी कांस्टेंट होता है, वैसे ही चार्ज भी एक सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बिल्कुल ही वो सिस्टम जो है अलग थलग हो, किसी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांटेक्ट होगा तो चार्ज जो है एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो एक यहाँ सिस्टम था, एक यहाँ सिस्टम है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका चार्ज कांस्टेंट कैसे रहा, कम हो जाएगा ना। इसका चार्ज कांस्टेंट होने के लिए ये हमेशा आइसोलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए, इसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। अगला है चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मास और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि मास और एनर्जी को भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वैसे ही चार्ज को हम ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो सकता है। चार्ज जो है एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं कूलॉम्स लॉ पे। अब कूलॉम्स लॉ अब कूलॉम्स लॉ पढ़ने का रीज़न क्या है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास बहुत सारे लॉ हमने पढ़ रखे हैं, उसमें तो आधा हम भूल जाते हैं, फिर से ये और लॉ आ गया, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस होगा, तभी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो उस इम्पोर्टेंस को भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसके स्टेटमेंट से ही हम इसके इम्पोर्टेंस को हम डिराइव करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे लिख लेंगे हम स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ये स्टेशनरी मतलब स्थिर, रुका होना चाहिए, वो चार्ज मूव नहीं करना चाहिए। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं कि कोई दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ये चार्ज Q1 हो गया, ये चार्ज Q2 हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के, मैंने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच का जो डिस्टेंस r है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि जो फोर्स है वह फ्री स्पेस में कितना इजली इन दोनों चार्जेज के बीच में लग रहा है, उस फोर्स को कितना इजली चार्जेज के बीच में लग रहा है, वही होता है परमिटिविटी उनकी। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वहाँ पे उन दोनों चार्जेज के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है या फिर एयर है। ठीक है, अब के की जगह पे 1/4πε0 लिख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल फार्मूला फोर्स का, कूलॉम्ब फोर्स का, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वह लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। ये दो चार्जेज जो हैं इनको ज्वाइन करने का जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसी के अलोंग ये फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स ऐसे लगे इनके ऊपर, ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं लगता, या फिर ये फोर्स ऐसे लग रहा हो इनके ऊपर, ऐसे नहीं, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेगा उसी के अलोंग ये फोर्स लगता है।
ठीक है। अब हम ले लेते हैं कि जो दो चार्ज थे उनके बीच में, अभी तुमने कंसिडर किया था कि वैक्यूम है या फिर एयर है, लेकिन मान लेते हैं कि वैक्यूम एयर ना हो के कोई सबस्टांस उनके बीच में रख दिया गया है। ठीक है, ये पेज ही रख दिया गया है। ठीक है, मैं अपना हाथ रख दूँ दो चार्ज के बीच में, तो क्या होगा? तो उस जो सबस्टांस होगा उसकी परमिटिविटी अलग से होगी, तब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो होगा नहीं, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल होगा। जो मटेरियल रखेंगे उसको डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से, नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सिर्फ एप्सिलॉन से। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तब एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा फार्मूले में? एप्सिलॉन आ जाएगा, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे K और जो पिछला वाला K है दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान देना है। पिछला वाला K कुछ अलग चीज़ था, उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो K है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन था, उसका यूनिट था, लेकिन यहाँ पे ये जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। क्यों नहीं होता है? क्योंकि k की वैल्यू क्या है होगी, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी का जो रेशियो निकलता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, और जब यूनिट नहीं होगा तो उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। इस के को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों इसको बोला जाता है। ठीक है। अब एप्सिलॉन की जगह पे, ये नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या रख देंगे? इसकी वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट रख दिया हमने, के एप्सिलॉन नॉट। इस के को अगले स्टेप में हम साइड में कर लेते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो देखेंगे कि इस के को अगर छुपा दें तो ये बिल्कुल पहले वाला फार्मूला आ गया फोर्स का, जो फ्री स्पेस वाला फोर्स था, लेकिन जैसे कोई मटेरियल आ जाएगा तो उसको के से डिवाइड कर देंगे, उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी से हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो के क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। कोई भी मटेरियल हो, वैक्यूम या एयर के अलावा कोई भी मटेरियल होगा, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन एयर या फिर वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, वैक्यूम के लिए ये 1 होता है, बाकियों के लिए ये ग्रेटर देन 1 होता है। इसलिए ये जो फोर्स होगा, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया जाए, कोई भी मटेरियल लगा दिया जाए दो चार्जेस के बीच में, तो फोर्स जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा बाई फैक्टर के, फैक्टर के से वो घट जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कूलॉम्स लॉ पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कूलॉम्स लॉ पढ़े क्यों। तो सबसे पहला रीजन है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। जो दो चार्जेज हैं उनके बीच का जो फोर्स है उसको निकालना। जैसा कि हमें पता है कि अगर दो चार्ज हैं, अगर लाइक चार्ज हैं, अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो क्या करते हैं? रिपल करते हैं एक दूसरे को, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। दो अनलाइक चार्ज हैं, अगर दोनों अलग अलग चार्ज हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये तो हमें पता है। लेकिन वो फोर्स कितना लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कूलॉम्स लॉ यूज करना है। ठीक है। यानी कि कूलॉम्स लॉ जो है हमें फोर्स के बारे में बताता है, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों? क्योंकि जो चार्जेस होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं, वो रुकी होती हैं, स्थिर होती हैं, मूविंग चार्जेस नहीं होती हैं। ठीक है। तो उस फोर्स को निकालने के लिए दूसरा, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमें कूलॉम्स लॉ से ये समझ में आ गया, ठीक है, कि दो चार्जेज होती हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल का, जो उनके बीच दो चार्जेज के बीच में जो मटेरियल रखा गया है वो क्या है, उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। तो कूलॉम्स लॉ से हमें ये समझ में आया, इसलिए कूलॉम्स लॉ पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। तीसरा पॉइंट क्यों हमें पढ़ना जरूरी है? क्योंकि कूलॉम्स लॉ से, क्योंकि जो कूलॉम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट में, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब कोई दो पॉइंट चार्ज होगा तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। अगर चार्ज सेम होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, चार्ज अपोजिट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
लेकिन कितना फोर्स लगेगा वो कूलॉम्स लॉ बता दिया। फिर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। न्यूक्लियस उनको प्रोटॉन्स को पकड़ के रखता है, उनको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है, बहुत ही हाई फोर्स से पकड़ के रखता है। इससे क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत ही स्टेबल होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में या फिर न्यूक्लियर बम बनाने के केस में ये न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो टूटता है, जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है उससे। ठीक है, अब वो टूटता क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैट जो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को बाउंड करके रखता है, वहीं पर प्रोटॉन्स के बीच में बहुत सारे प्रोटॉन भी रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन प्रोटॉन्स के बीच में कूलॉम्स फोर्स भी लग रहा होता है। लेकिन वो कूलॉम्स फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से बहुत कम होता है स्टेबल एटम के केस में। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स हावी रहता है और कूलॉम फोर्स वहाँ पे वर्क नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे हेवी न्यूक्लियस होते जाता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें कूलॉम फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर हावी होने लगता है। तो एटम जो है अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है तो वो उसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन टू ग्रेविटेशनल लॉ। कूलॉम्स लॉ का ग्रेविटेशनल लॉ से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो ये दोनों लॉ जो होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं। कैसे, ये दोनों लॉ जो होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं, क्योंकि हमें पता है कूलॉम्स लॉ से, एफ सी मतलब कूलॉम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, G होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। G क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस फार्मूले में ये भी स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ हो गया दोनों का दोनों। फिर और क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें तो रिलेशन तो सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंस क्या है कि ये कूलॉम्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के बीच में है, ग्रेविटेशनल लॉ दो मासेस के बीच में है। ठीक है, फिर अगला एक पॉइंट क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से मालूम चला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज ओनली अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है। हम ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर अपने आप पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो रिपल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ही वो अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज हो सकते हैं। लेकिन मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है, क्योंकि मास के बीच का बिहेवियर सिर्फ अट्रैक्टिव है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटी या फिर सन की ग्रेविटी हर एक जगह लगता है, उनके बीच में कोई बॉडी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी हम अपने घरों में बैठे हैं तो हमारे ऊपर अर्थ की ग्रेविटी उतनी ही लग रही है। ठीक है, और अगर हम अपने घर पलंग पलंग पर बैठ जाएं तो भी उतना ही लगेगा। ठीक है, मतलब हमारे और अर्थ के बीच में कोई अगर मटेरियल आ जाए तो भी फोर्स चेंज नहीं होने वाला है, कोई मटेरियल हो चाहे वैक्यूम हो,
ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मटेरियल के आ जाने से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो वीकर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।